संजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के बायोलॉजी सेक्शन में चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 का 11 पार्ट यानी 11 भाग चैप्टर 1 का आपका पढ़ चुका है। 11 भाग आपके वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। ये 12वां है और लास्ट भाग है हमारा। देखिए लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस ऐसे तो चैप्टर 1 है बायोलॉजी सेक्शन में, लेकिन विज्ञान में बात करेंगे तो ये पांचवा वाला चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए लाइफ प्रोसेस क्या है, हिंदी में इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ये पहले है क्या, तो इसमें क्या है कि जीवन की प्रक्रिया जिन जिन चरणों से होकर के संपन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जीवन की प्रक्रिया किन चरणों में संपन्न होती है, तो हमने आपको बताया था सबसे पहले होता है पोषण। सबसे पहले होता है पोषण, यानी कि जीवित रहने के लिए भाई भोजन चाहिए तो पोषण करते हैं। पोषण के विषय में हमने बता दिया, यानी कि भोजन को ग्रहण किया हमने, भोजन पच गया, भोजन के पचने के बाद क्या हुआ, भोजन पचने के बाद उसमें जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व शरीर के पास, शरीर की सभी कोशिकाओं के पास पहुंच गए। अब क्या चाहिए, उन कोशिकाओं से हमको ऊर्जा चाहिए। उन कोशिकाओं में क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए उनको। तो ऊर्जा कहाँ से आएगी, उन्हीं पोषक तत्वों से आएगी। तो पोषक तत्वों से ऊर्जा को निकालने के लिए हमने क्या किया, शोषण किया। हमने शोषण किया। शोषण के उपरांत जब ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन क्या किया, ऊर्जा को, जो भोजन किए थे हम, भोजन से क्या किया, ऊर्जा क्रिएट किया। वह एनर्जी हमारे कोशिकाओं को मिली। कोशिकाओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कोशिका ने काम शुरू किया, ऊतक ने किया तो अंग ने किया तो समझ लीजिए कि पूरे शरीर ने काम किया। ठीक है, अब शोषण के बाद क्या है कि जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व शरीर में कैसे बहेंगे, तो बहने के लिए हम लोगों ने पढ़ा क्या, नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने परिवहन। परिवहन पढ़ा। तो परिवहन सर्कुलेशन में पढ़ा हम लोगों ने, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब परिवहन भी हो गया। अब देखिए कि भोजन भी कर लिया हमने, भोजन से पोषक तत्व भी ले लिया, पोषक तत्व कोशिका के पास भी पहुंच गया, कोशिका से वहां से एनर्जी भी मिल गई। एनर्जी मिलने के बाद क्या हुआ कि हमारे पूरे शरीर में ये परिवहित भी हो गया पोषक तत्व। अब क्या है कि जो कुछ बचा हुआ चीज है, यानी कि भोजन जो हमने किया तो पोषक तत्व तो ले लिए, उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी तो शरीर से बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट और लास्ट मतलब उत्सर्जन। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम लोगों ने पौधों के केस में भी पढ़ा है और ह्यूमन के केस में भी पढ़ा है। दोनों केस में हम लोगों ने पढ़ा, पौधों के केस में भी, ह्यूमन के केस में भी। आज हम लोगों को पढ़ना है उत्सर्जन क्या है या एक्सक्रीशन। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रीशन, हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। क्या है ये उत्सर्जन? परिभाषा की अगर बात करेंगे तो परिभाषा इसकी होती है नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनस हार्मफुल कंपाउंड फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज द एक्सक्रीशन। ठीक है, तो परिभाषा हूबहू जैसे ही बोला है हमने ऐसे ही लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या हमने बोला, नाइट्रोजन युक्त हमने बोला है नाइट्रोजन युक्त हानिकारक, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन कहते हैं। अब ये दिमाग में ये चीज आएगा कि क्यों हमने परिभाषा में यह दिया कि नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। भोजन जो हमने किया तो उस भोजन में क्या था हमारा
भोजन में था कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, किसी कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये चीज है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमने क्या खाया, फैट खाया, तो फैट में भी क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, मात्रा इनकी अलग अलग होती है, वो केमिस्ट्री में बताया जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन हमने लिया तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक अन्य चीज भी होता है, नाइट्रोजन। एक अन्य चीज भी होता है नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये देखिए, ये जो है यह एनर्जी के रूप में सी और ओ, ये तो क्या है कि आपका निकल जाएंगे किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल गए। हाइड्रोजन जो है H2O जल बना लेगा, हाइड्रोजन इससे मिल करके O से मिल करके ये जल बना लेगा। तो ये शरीर में यह भी आवश्यक है, जल की आवश्यकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो शरीर से बाहर निकलनी ही निकलनी है, ठीक है। अब बचा क्या, ये नाइट्रोजन, ये कौन सा काम करेगा, तो ये जब मिलता है इन सबों से, ये नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलता है, तो ये विभिन्न प्रकार के कंपाउंड बनाता है, कई यौगिक बनाता है हमारे शरीर में। और वो जो यह जो बनाता है यौगिक, जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से यौगिक बनेगा, नुकसानदेह नहीं होगा उतना, जो कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से बनेगा उतना नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन जो नाइट्रोजन इन तीनों लोगों से मिल करके अगर यौगिक बना रहा है, तो यह यौगिक हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक होता है। इसलिए हमको इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसीलिए हम उत्सर्जन की परिभाषा भी देते हैं, तो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ये वर्ड लिखना मत भूलिएगा, नाइट्रोजन युक्त, ठीक है। तो क्या है कि इसके अगर देखिए, नाइट्रोजन ये क्रिया करेगा हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन से, तो बनाएगा क्या क्या हमारे शरीर में, तो बनाएगा क्या क्या, बनाएगा हमारे शरीर में, बना सकता है क्या, अमोनिया बना सकता है, क्या बना सकता है, अमोनिया बना सकता है। हाइड्रोजन से क्रिया किया सिर्फ, तो क्या बनाया, अमोनिया बनाया। अगर हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन के साथ साथ वह क्या किया, कार्बन से भी क्रिया कर लिया, ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लिया, तो क्या बना लेगा, यूरिया बना लेगा, ठीक है, यूरिया बना लेगा। उसके बाद एमिनो एसिड भी बना सकता है, प्रोटीन है डायरेक्ट टूट जाएगा, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये विभिन्न यौगिक बना सकता है। या तो विभिन्न यौगिकों का ऐसा फार्मूला केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। तो इनको क्या कहते हैं, यह क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, उत्सर्जी पदार्थ। तो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं, अमोनिया हो सकता है कि शरीर से अमोनिया निकले, हो सकता है कि यूरिया निकले, हो सकता है कि अमीनो एसिड निकले, हो सकता है कि यूरिक एसिड निकले, ठीक है। अगर अमोनिया निकलता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अमोनोटेलिक कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक का मतलब कि जिस प्राणी के शरीर से अमोनिया का स्राव होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है, उस प्राणी को अमोनोटेलिक कहते हैं। जिससे यूरिया का स्राव होता है, इसे क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। और जिसके शरीर से यूरिक एसिड का स्राव होता है, उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। और जिससे एमिनो एसिड का स्राव होता है, उसे अमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, तो सॉरी एमिनोटेलिक, ये है एमिनोटेलिक है। ठीक, तो हमने कहा परिभाषा में क्या कहा उत्सर्जन के, कि नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्यों, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, यह भी हमने बताया, रीजन क्या क्या है। ठीक, उसके बाद क्या है कि जो अगर यह नाइट्रोजन हमारे शरीर में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कौन कौन से यौगिक बना सकता है, तो ये बना सकता है अमोनिया, ये बना सकता है यूरिया, ये बना सकता है एमिनो एसिड, ये बना सकता है यूरिक एसिड, ये यौगिक बना सकता है। नाइट्रोजन हमारे शरीर में
तो यह जब बनाएगा तो अगर शरीर से निकल रहा है अमोनिया तो कहेंगे उस प्राणी को कहेंगे अमोनोटेरिक। शरीर से निकल रहा है यूरिया तो उस प्राणी को कहेंगे यूरियोटेरिक। अगर शरीर से निकल रहा है एमिनो एसिड तो उस प्राणी को कहेंगे एमिनोटेरिक। अगर शरीर से निकल रहा है यूरिक एसिड तो उस प्राणी को कहेंगे यूरिकोटेरिक। ठीक है, तो अब देखिए अमोनिया जो है ये काफी अधिक विषैला होता है अन्य सभी की तुलना में ये अमोनिया काफी अधिक विषैला होता है। इसके उत्सर्जन के लिए काफी अधिक जल की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है इसके स्राव के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका स्राव भी कौन करेगा? जो जलीय प्राणी होंगे, यानी कि जल में रहने वाले जो प्राणी होंगे वह अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, इसके उत्सर्जन के लिए अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अमोनिया का उत्सर्जन वही प्राणी करेंगे जो अधिक जल में रहते हों। ठीक, तो जो अधिक जल में रहते हैं प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा, ये सारे ले लीजिए, ये सारे लोग अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। ठीक, यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए क्या वो कंडीशन है कि यूरिया का उत्सर्जन वे प्राणी करते हैं कि जो अपने शरीर से बहुत अधिक जल का ह्रास नहीं कर सकते। यूरिया का उत्सर्जन वे प्राणी करते हैं कि जो अपने शरीर से बहुत अधिक जल का ह्रास नहीं कर सकते, बहुत अधिक ज्यादा जल मतलब नहीं निकाल सकते अपने शरीर से, वे लोग क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यानी उनके शरीर में क्या होता है कि जल ज्यादा निकलेगा नहीं, जल का शरीर में ही अवशोषण हो जाएगा और जो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ है वह यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्राणी है? जाहिर सी बात मैमल्स। कौन है? मैमल्स है। हम लोग कुछ सारे स्तनी जो है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। एमिनो एसिड और यूरिक एसिड, इसका उत्सर्जन कौन करता है? ठीक, यूरिया के बाद एमिनो एसिड की चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो यूरिक एसिड का सिक्रीशन वे प्राणी करते हैं कि जो अपने शरीर से एकदम जल का ह्रास ही नहीं कर सकते, या फिर जिनको कह लीजिए कि वे प्राणी जो शुष्क वातावरण में रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं आपके, तो ये जो है यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके सिलेबस में नहीं दी गई है, ऊंची स्तर की चीजें हैं कि कौन सा प्राणी किस चीज का उत्सर्जन करता है। यह आप हायर क्लासेज में जब जाएंगे 11th में तो आपको डिटेल में वहां पर बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ यही है, आपको याद सिर्फ मानव के संदर्भ में हमको पढ़ना है, यानी कि हमको सिर्फ यूरिया का उत्सर्जन पढ़ना है। यूरियोटेरिक क्या होता है हमको यूरिया के संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होता है कि अमोनिया का उत्सर्जन अमोनोटेरिक प्राणी, यूरिया का उत्सर्जन यूरियोटेरिक, एमिनो एसिड का एमिनोटेरिक प्राणी और यूरिक एसिड का मतलब यूरिकोटेरिक प्राणी। अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता है। यूरिया का उत्सर्जन वो करता है जो अधिक जल का ह्रास नहीं कर सकता अपने शरीर से, और यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है कि जो जिनके शरीर में क्या होता है ज्यादा जल की मात्रा नहीं होती। एमिनो एसिड का उत्सर्जन कौन करता है? एमिनो एसिड का उत्सर्जन वे प्राणी करते हैं जो अमोनिया जो है, अमोनिया का फार्मूला होता है, देख लीजिए NH3। ये क्या है? NH3 आपका अमोनिया है। अब एमिनो एसिड अगर बन गया तो एसिड बनने का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तो पहले से था, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन भी आकर के मिल गया है। ये अधिक खतरनाक है और इसके मिलने से, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से इसकी जो विषाक्तता है वो विषाक्तता क्या हो गई? कम हो गई। एमिनो एसिड के मिलने से इसकी विषाक्तता कम हो गई। ठीक है, तो जो कुछ निम्न कोटि के जो प्राणी हैं, जो जल में भी नहीं रहते हैं, और बाहर भी नहीं, मतलब स्थल पे भी नहीं, उभयचर जिन्हें कहा जाता है, तो उभयचरों में जो स्राव होता है वह एमिनो एसिड का स्राव होता है। ठीक है, तो ये है आपका उत्सर्जन। ये आपका क्या है? उत्सर्जन की किससे किस चीज का स्राव होता है। आगे हम लोग देखेंगे। उत्सर्जन की परिभाषा हो गई, उत्सर्जी पदार्थ हो गया,
अब उत्सर्जी अंग कौन सा है? अब आपका क्या है? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग। तो हमको ह्यूमन के केस में बात करना है, ह्यूमन के केस में हमको पढ़ना है। तो ह्यूमन के केस में अगर पढ़ना है तो ह्यूमन के केस में जो उत्सर्जी अंग होता है वह है क्या? वृक्क। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे वृक्क कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। अंग्रेजी में किडनी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। ये उत्सर्जी अंग है मनुष्य का। होता कहाँ है? यह शरीर के पृष्ठ वाले भाग। पृष्ठ भाग का मतलब कहाँ पे? पृष्ठ भाग का मतलब आप समझ, यहाँ पर देखिएगा, ये जो पीठ है हमारा, आगे वाले भाग में यहाँ पर किडनी नहीं होता, किडनी यहाँ नहीं होता, किडनी यहाँ पीछे वाले भाग में होगा। जैसे जब अपना हाथ हम मोड़िए, हाथ मोड़ करके जब ऐसे पीछे लगाएंगे तो पीछे लगाने पर जैसे ऐसा रिलैक्सेशन जहाँ फील होता है ना, तो यहाँ पर जैसे ये रिलैक्स फील हो रहा है, तो जहाँ पर ये आपका हाथ लग रहा है, जहाँ पर थोरेसिक कैविटी और लंबर कैविटी का इंड हो रहा है, दोनों का मिलान जहाँ पे हो रहा है, थोरेसिक से लंबर जहाँ पे शुरू हो रहा है, ये वाली, तो ये पीछे वाले भाग में यहाँ पर आपकी किडनी पाई जाती है। दोनों किडनी पाई जाती है, मेरुरथ से दोनों तरफ ऐसे लगी रहती है, दोनों तरफ मेरुरथ से लगी रहती है। अब मीट खाते होंगे तो बकरा जहाँ कटता जाके वहाँ देखिएगा, मेरुरथ से दोनों तरफ पश्च भाग में ऐसे किडनी लगी रहती है। जो किडनी लगी रहती है, तो किडनी में देखिए कि जो मनुष्य है, तो मनुष्य में आपको जब हम पढ़ाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम तरह से बताए थे कि ऑसोफेगस है, स्टमक है, स्टमक से यहाँ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से यहाँ निकला हुआ लीवर, लीवर 1.5 किलो का लीवर है यहाँ पे। तो जब यहाँ पर है राइट साइड में, तो राइट साइड में जब 1.5 किलो का लीवर है तो इसको क्या करेगा? थोड़ा सा नीचे दबा देगा, ये नीचे रहेगा। तो ये वाली किडनी, राइट वाली किडनी जो होती है, तो राइट वाली किडनी हमारी कहाँ होती है? थोड़ी सी नीचे होती है। देखिए राइट वाली किडनी, और लेफ्ट वाली किडनी जो होगी वो कहाँ होगी? थोड़ी सी ऊपर होगी। तो ऊपर क्यों होगा? मैंने बताया कि यहाँ से निकल रहा है, क्या है आपका? यहाँ पे लीवर है, लीवर 1.5 किलो का लीवर है, भारी भरकम। तो लीवर क्या किया है? इसको थोड़ा सा नीचे, यहाँ लीवर थोड़ा सा इसको नीचे दबा दिया है। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। दाहिने साइड में लीवर पाया जा रहा है, तो लीवर इसको क्या कर रहा है? नीचे की तरफ पुश कर दे रहा है। तो नीचे की तरफ लीवर पुश कर दिया, तो ये किडनी ऊपर है, ये किडनी नीचे है, कोई फर्क नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? 2 किडनियां पाई जाती हैं। किडनी किस आकार की होती है? सेब के बीज के आकार की होती है। ठीक है, लाल भूरे कलर की होती है, लाल भूरा रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की, सेम के बीज के आकार की। 2 किडनियां पश्च भाग में, शरीर के पश्च भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, पश्च भाग के पृष्ठ पर पाई जाती हैं ये 2 किडनियां। इन्हीं दोनों किडनी में होता क्या है? मूत्र का फॉर्मेशन होता है, यानी उत्सर्जी पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों किडनी ऊपर हम मिटाते हैं इसको। किडनी के जो ऊपर है लगा रहता है एक ग्लैंड लगा होता है, वो टोपी के समान होता है। इस ग्लैंड को कहते हैं हम लोग एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड है, इसका भी बहुत महत्व है एड्रीनल ग्लैंड का। एड्रीनल ग्लैंड से जो निकलता है हार्मोन हमारा एड्रीनलिन, वो क्या होता है? संकटावस्था का हार्मोन होता है। संकट से उबारने का काम हमको करता है, संकट से लड़ने की क्षमता, शक्ति प्रदान करता है। अब ये क्या है? हमारा किडनी है। ये क्या है? किडनी है। ठीक है, अब किडनी है तो किडनी में देखिए मूत्र का फॉर्मेशन होता है। अब मूत्र का फॉर्मेशन होने के बाद मूत्र क्या है? शरीर से बाहर भी तो निकलेगा। शरीर से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? मूत्रवाहिनी चाहिए। तो मूत्रवाहिनी यहाँ से निकलती है, यहाँ से मूत्रवाहिनी आपकी निकलती है यहाँ से, और दूसरे वाले किडनी से भी मूत्रवाहिनी निकलेगी, यहाँ से दूसरे वाले किडनी से भी मूत्रवाहिनी निकलेगी। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी निकलती है। ये क्या है आपका? यूरेटर। यूरेटर है, ये आपका मूत्रवाहिनी है। ठीक है, अब यूरेटर दोनों किडनी है, दोनों किडनियों में मूत्र का फॉर्मेशन हुआ, मूत्रवाहिनी से मूत्र दोनों किडनियों से आ रहा है। तो आ रहा है तो डायरेक्ट अगर रहेगा तो सीधे चला जाएगा ना,
मान लीजिए जैसे मोटर है तो मोटर में क्या हुआ, स्विच लगाए, मोटर के आगे स्टार्ट किए तो नली में अगर पानी बह रहा है तो नली से क्या हुआ, पानी तो डायरेक्ट गिरने लगेगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए एक नीचे जहां से मोटर ऑन करते हैं तो जहां मोटर से ही जो पाइप निकला होता है तो पाइप में एक जगह क्या लगाते हैं हम लोग, स्विच लगाते हैं। स्विच का मतलब क्या होता है, कट आउट लगाते हैं ना, तो क्या कहते हैं इसे, टोटी। तो उसके अपने हिसाब से वहां पर गिरा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं पानी। वो पानी फिर कहाँ जाएगी, टंकी में स्टोर होगी और टंकी से अपने जरूरत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, टंकी से जरूरत के अनुसार नीचे लाते हैं। यानी मोटर से पानी निकल रहा है, निकलने के बाद स्टॉपर पे आया, स्टॉपर से वहां कहाँ गया, मोटर टंकी में गया, टंकी से जरूरत के अनुसार पानी नीचे गिराते हैं। ठीक, तो अब टंकी भी भर जाती है तो अपने आप गिरने लगती है पानी। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। आपको पहले भी बताए थे कि जो भी फिजिकल चीजों का फॉर्मेशन हुआ है, फिजिकल चीजों के जो भी इन्वेंशन हुए हैं, सारे मनुष्य के शरीर को देख करके ही हुए हैं। अब यहाँ होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। डबल लेयर है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जिसे क्या कहते हैं, मूत्राशय। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर है। अब यहाँ से यूरेटर से मूत्र किस में आया, यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरिनरी ब्लैडर में आया और यहाँ से कहाँ पर चला जाएगा, आपका यूरेथ्रा में चला जाएगा। ये आपका क्या है, यूरेथ्रा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। ठीक है, ये क्या है, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। ठीक, तो ये किडनी है आपका। किडनी देखिएगा, यहाँ पर मूत्र का फॉर्मेशन होगा। मूत्र का फॉर्मेशन किसके द्वारा, फिर यूरेटर के द्वारा। यूरेटर के द्वारा वो मूत्र कहाँ पहुंचेगा, मूत्राशय में, यहाँ पर इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद वह मूत्र कहाँ पर चला आता है, यूरेथ्रा के द्वारा। ये जो है शरीर से बाहर निकल आता है यूरेथ्रा। पेनिस जो हमारा इंटरनल आर्गन है, तो ये इसके द्वारा शरीर से कहाँ चला जाता है, बाहर निकल आता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो यूरेथ्रा है मूत्र मार्ग है, तो यूरेथ्रा से हमारा निकलता क्या है, यूरेथ्रा से हमारा मूत्र भी निकलता है और यहीं से हमारा सीमेन भी निकलता है। यानी कि मूत्र का भी स्राव होता है, वीर्य का भी स्राव होता है, किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा। इसलिए इसे कहते क्या है, एक नाम और देते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ चुका है कि यूरेथ्रा को किसके, निम्न में से किस जीव के यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मनुष्य में पाया जाता है। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट किसे कहते हैं, यूरेथ्रा को कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं, क्योंकि मूत्र और वीर्य दोनों का स्राव होता है एक ही अंग के द्वारा, इसलिए यूरेथ्रा को, मूत्रमार्ग को ही यूरिनोजेनाइटल। जेनाइटल का मतलब क्या हो गया, जेनाइटल, ये जेनाइटल का मतलब क्या हो गया, आपके जन्म से संबंधित हो गया। यूरिनो का मतलब, यूरिन का मतलब क्या हो गया, उत्सर्जन से संबंधित हो गया। तो ये मूत्र, यूरिनो यानी कि मूत्र, और ये क्या हुआ, जेनाइटल का मतलब क्या हुआ कि जन्म। तो ये है यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मूत्र बनेगा, मूत्रवाहिनी के द्वारा ये पहुंचेगा, किस में पहुंचेगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा होगा और यूरेथ्रा के द्वारा क्या होगा, बाहर होगा। यूरिनरी ब्लैडर में जो है आपका 500 से 700 मिलीलीटर, 500 से 700 मिलीलीटर ब्लड जो होता है, इसमें आपका 500 से 700 मिलीलीटर ब्लड क्या होता है, इकट्ठा हो सकता है। लेकिन सॉरी ब्लड नहीं,
500 से 700 मिलीलीटर यूरिन इकट्ठा हो सकता है। लेकिन होता क्या है, कभी 500 से 700 मिली इकट्ठा नहीं हो पाता है। उससे पहले ही जब हाफ फुलफिल होगा, यानी कि आधा जो ही भरेगा यह ब्लैडर, तो वही क्या होगा कि हमको एहसास होने लगता है कि अब जो है कि एक्सक्रीशन करना है, यानी कि मूत्र का त्याग करना है। आधा भरेगा तो क्यों, जो ही आपका 250 से 350 ml होगा तो ही हमको एहसास होने लगेगा। जैसे आपको हार्ट बताया गया था, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना मसल्स का, तो यहाँ पर भी ये जो अंदर वाले जो मसल्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये जो मसल्स बने हैं इस मसल्स में ये में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। तो जब ये मसल्स में कंट्रैक्शन होता है तो ये दबाव डालता है, रिलैक्स होता है, और जब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा। तो ये जब दबाव डालेगा तो अभी आधा ही भरा रहता है, तभी ये जब दबाव फुलफिल करता है तो एहसास होता है हमको, इस जगह पे एहसास होता है कि आपको मूत्र का त्याग करना है। ठीक है, तो ये मसल्स की खासियत होती है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा ही मूत्र का स्राव होता है। ठीक, तो अब देखिए कि अब है क्या, इसमें मूत्र का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। भाई ये तो आप जनरल फिगर देख लिए, एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी है, किडनी में मूत्र बना, मूत्र से कितने आए, मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से पहुंच गया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के फिर पेनिस से बाहर हो गया। यूरेथ्रा को कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, क्योंकि यूरिन और सीमेन दोनों का स्राव इसके द्वारा होता है। ठीक है, अब देख लीजिए एक और चीज कि जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका मूत्राशय है, तो इसमें जो यूरेटर आपका आ रहा है, ये यूरेटर देखेंगे थोड़ा सा तिरछे ऐसे खुल रहा है, हो सकता है यह सीधा भी आ सकता था, यानी कि अगर जैसे हमने बनाया है ऐसे न बना करके हम ऐसे भी बना सकते थे, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंट्रैक्ट होगा, तो कंट्रैक्ट होते ही क्या होगा, यूरिन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में से फ्लो कर जाएगा, और जब यह क्या रहता, फोल्ड रहेगा, यहाँ पर ऐसे फोल्ड रहेगा, और ये फोल्ड रहेगा तो कंट्रैक्ट होने पर यूरिन ऊपर नहीं जाएगा, सीधे नली में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऊपर की तरफ यूरिन नहीं चलेगा। ये रीजन है कि ये टेढ़ा रहता है। ठीक है, इसको देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए अब क्या है कि ये जो किडनी है, किडनी में उत्सर्जन होता कैसे है। अब आपको उत्सर्जन की परिभाषा बता दी गई। उत्सर्जन की परिभाषा क्या है कि शरीर से नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ कौन कौन से हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, एमिनो एसिड है, और भी बहुत सारे हैं। हमको बहुत विस्तृत रूप में उनकी चर्चा नहीं करनी है, हमको चर्चा करनी है सिर्फ यूरिया की चर्चा करनी है। तो यूरिया का स्राव कौन करता है, मनुष्य करता है। मैमल्स में जो है उसका उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी है। किडनी हमने देख लिया कि मूत्र का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, किडनी में हो रहा है। मूत्र किसमें आ रहा है, मूत्र से का फॉर्मेशन किडनी में होने के बाद कहाँ आ रहा है, मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी से वो मूत्र कहाँ जा रहा है आपका, मूत्राशय में। मूत्राशय से निकला हुआ क्या है आपका, मूत्र मार्ग है, और मूत्र मार्ग से शरीर मूत्र कहाँ चला जा रहा है, शरीर से बाहर। लेकिन अब बात ये आती है कि किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, तो ये हमको देखना है। ठीक है, तो अब अगर बात कर दे कि इसको हम मिटाते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी, अगर पूछ लिया जाए कि किडनी का क्या काम है, फंक्शन ऑफ किडनी पूछ लिया जाए आपकी किडनी का क्या काम है, तो आंसर क्या होगा, फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शन क्या होगा, तो किडनी का फंक्शन होगा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। बस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज द फंक्शन ऑफ किडनी। जाहिर सी बात है, बस एक लाइन में उसका आंसर है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज द फंक्शन ऑफ किडनी। यानी कि ब्लड का फिल्टरेशन करके यूरिन का निर्माण करना क्या कहलाता है, आपका किडनी का काम है। ठीक है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, देखेंगे ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है। तो आपके बुक में तो नहीं दे रखा है, हम बता दे रहे हैं आपको, बस समझ लीजिएगा कि ये आपकी क्या है कि जैसे किडनी है, मान लीजिए ये आपकी किडनी है,
तो इस किडनी में घुसते हैं क्या, आप जानते हैं ना, वेन और आर्टरी के में ब्लड क्या होता है, बहता है, वेन और आर्टरी में ब्लड बहता है। तो यहां से आपका ये जो है देख लीजिए आप, ये अब ऐसे ही ये दूसरे किडनी के पास भी चला जाएगा, हम एक किडनी को बना के दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा रीनल आर्टरी है। ये क्या है, रीनल आर्टरी है। जैसे हम लोग पढ़ते थे आपका हार्ट में, तो हार्ट में कहते थे कार्डियक आर्टरी, कार्डियक वेन, ठीक है। तो कार्डियक कहने का मतलब वह दिल से निकली हुई धमनी है, वह दिल से निकला हुआ सिरा है। आज जहां पर बात रीनल की आ जाएगी, रीनल, तो वहां पर हम किडनी की बात करेंगे। या किडनी से निकला हुआ सिरा है, या किडनी से निकला हुआ धमनी है, ठीक है। तो यहाँ से निकला होता है रीनल आर्टरी, एवं ये रीनल आर्टरी है, ये भी है, ये भी है, ये रीनल आर्टरी है आपका, ठीक है। फिर देख लीजिए यहाँ से आता भी है जाता भी है, रीनल आर्टरी है। और यहाँ से ये जो है देख लीजिए यहीं पर लगा होता है आपका रीनल वेन भी, नीचे बनाते हैं। ये देखिए ये आपका क्या है, ये रीनल वेन है, ठीक, ये रीनल वेन है। ये आपका रीनल आर्टरी है, ठीक, ये वाला रीनल आर्टरी है बीच में। और ये क्या है, बाहर ये क्या है, रीनल वेन है, ठीक है। तो ये वेन है और ये आर्टरी है। इसके द्वारा ब्लड कहाँ पहुंचता है, हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड पहुंचता है किसमें, किडनी में पहुंचता है। और किडनी से फिर क्या होता है, यहाँ से निकला हुआ है आपका क्या, मूत्रवाहिनी, यहाँ से निकला हुआ है आपका मूत्रवाहिनी। तो आपके फिगर में जैसे देखे होंगे किताब में ऐसे दिखा होगा, इसको ऐसे सर्पिलाकार घुमा करके दिया होगा ऐसे, ठीक है। तो बनाना और वो समझना कठिन होता है आपके लिए। आप इसको ऐसे ही याद रखिए कि ऐसे ही रीनल आर्टरी, रीनल वेन किडनी में इंटर कर रहे हैं। जिस जगह से इंटर करते हैं इस जगह को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इसी जगह से ये सब इंटर करते हैं, ठीक। मूत्र जब बन जाएगा, यहाँ पर ब्लड देखिए आ रहा है, ये यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आपका गया इसके द्वारा आया, ब्लड यहाँ पर पहुंच गया किसमें, किडनी में पहुंच गया। ब्लड किडनी में पहुंचने के बाद फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद जो मूत्र बनेगा वह मूत्र कहाँ पर जाएगा, आपका ये मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्रमार्ग द्वारा होते हुए शरीर से बाहर निकलेगा। यहाँ के बाद का फिगर आपको बता चुके हैं। अब ये जो फिगर है, ये फिगर देखिएगा बनता कैसे है। इसमें होते हैं आपके, ये अभी दो भागों में बटा होता है। ये क्या होता है आपका कार्टेक्स, एक होता है मेड्यूला, ठीक है। ये बाहर वाले भाग को कहते हैं हम लोग कार्टेक्स कहते हैं, और अंदर में होता है मेड्यूला। तो मेड्यूला वाला जो भाग होता है वो उसमें पाए जाते हैं पिरामिड, ऐसे 8 से 10 पिरामिड पाए जाते हैं, 5 से 8 पाए जाते हैं, सॉरी। तो ऐसे पिरामिड पाए जाते हैं आपके। तो ये पिरामिड पाए जाते हैं। तो पिरामिड कहाँ पर पाए जाते हैं, मेड्यूलरी रीजन में पाए जाते हैं, और इन्हें कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा अपनी जानकारी के लिए, मेड्यूलरी पिरामिड इन्हें कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। अब इस मेड्यूलरी पिरामिड में ऐसे होते हैं, रेसे लगे रहते हैं, ऐसे रेसे, ठीक है। यहाँ पर होते हैं ऐसे रेसे लगे रहते हैं, ठीक। ऐसे जो ये रेसे जो लगे हुए हैं आपके, इसका कुछ भाग जो होता है कॉर्टेक्स में होता है, और कुछ भाग जो होता है वो किसमें होता है, मेडुला में होता है। मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों में होता है। और इन रेसों को नाम क्या देते हैं हम लोग, इन रेसों को नाम क्या देते हैं, इन्हीं को कहते हैं नेफ्रॉन। इन्हीं को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इन्हें ही कहते हैं क्या, नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना होता है, 10 लाख, कितने, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन
पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर के एक किडनी में। ठीक है, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, आपके एक किडनी में पाए जाते हैं। 2 किडनी की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि नेफ्रॉन जो पाया जा रहा है इसी नेफ्रॉन के द्वारा ही क्या होता है, ये जो नेफ्रॉन्स है आपका, इसी नेफ्रॉन के द्वारा ही होता है आपका फिल्ट्रेशन। अब देखेंगे, कहेंगे कि ये तो एक छोटा सा रेशा लग रहा है, इसके द्वारा फिल्ट्रेशन कैसे होगा, जाहिर सी बात है इसके द्वारा कैसे ब्लड का फिल्टर होगा। तो हम इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो सिलेबस में दिया गया है उतना ही आपको समझाने के लिए बस बताए हैं। तो आपको 11th में पढ़ना है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका 11th में पढ़ना है, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो नेफ्रॉन्स है, तो इसमें देखिएगा एक रेशा का जो स्ट्रक्चर है वह कैसा होता है। एक रेशे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के होता है, कुछ इस तरीके से होता है आपका। तो एक नेफ्रॉन एक रेशे का स्ट्रक्चर है। अभी इसको हम आपको ब्रॉड करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आपका एंट्री करेगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन किसमें होगा, ये कार्टेक्स वाला रीजन है, ये मेडुला वाला रीजन है। तो कार्टेक्स वाले रीजन में फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन होने के बाद मेडुला में पहुंचेगा, मेडुला से हाइलम में पहुंचेगा, हाइलम से फिर किसमें पहुंचेगा, मूत्रवाहिनी में पहुंचेगा, फिर मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। कैसे नेफ्रॉन फंक्शन करता है देखते हैं हम लोग। अगर नेफ्रॉन की बात किया जाए तो नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है इसको देख लीजिए। तो ये फंक्शन ऑफ किडनी, तो ये आपका एक जो फंक्शनल पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन। एक फंक्शनल पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक नेफ्रॉन आपका होता है इस तरीके का, देखिए ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें होता है रेशा, ऐसे ऐसे जाल बिछा होता है। ये जो जाल बिछा होता है, इस जाल को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस। ये आपका ग्लोमेरुलस है। ब्लड जो आता है, ब्लड आएगा कहां से, इस पे ब्लड एंट्री करेगा यहाँ से, ऊपर का पार्ट हम मिटाते हैं, ये फंक्शन ऑफ किडनी, ये वाला पार्ट मिटाते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक। तो ब्लड एंट्री करेगा इस रास्ते से ब्लड आपका एंट्री करता है, और यहाँ से आपका ब्लड क्या होता है, निकलता है। यहाँ से ब्लड आपका निकलता है और यहाँ से ब्लड आपका एंट्री करता है। तो जिस रास्ते से एंट्री करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अफरेंट रीनल आर्टरी। अफरेंट रीनल आर्टरी। और जहां से एग्जिट करता है वहां से क्या कहा कि उसे क्या कहते हैं, इफरेंट रीनल आर्टरी। ठीक, होता क्या है देखिए कि इसका जो डायमीटर है ये चौड़ा है, इसका डायमीटर क्या है, पतला है। और यहाँ पर जो ब्लड इसमें आ रहा है, जब ब्लड इसमें एंट्री किया तो ब्लड के एंट्री करने पर ये देख लीजिए, ये आपका बाउमैन कैप्सूल है और ये खुल रहे हैं किसमें, इसमें आ रहे हैं, ठीक, ये इसमें आ रहे हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट थोड़ा सा हमारा चौड़ा होता है, ये चौड़ा होता है पार्ट, तो ब्लड जो एंट्री करता है ज्यादा ब्लड एंट्री करता है और यहाँ पर कम, तो जितना ब्लड आया उतना एक बैग निकल पाएगा नहीं, ठीक है। तो जब जितना आया उतना निकलेगा नहीं, और यहाँ जाल बिछा हुआ है, यहाँ क्या है, जाल बिछा हुआ है, इसमें से ओवरफ्लो भी नहीं हो सकता। तो जब जितना आया उतना निकलेगा भी नहीं, तो होगा क्या, यहाँ पर एक दबाव पड़ेगा, एक दाब पड़ेगा, उसी दाब के द्वारा कुछ ब्लड का फिल्ट्रेशन तो यहीं पर हो जाता है, ठीक है, कुछ ब्लड का फिल्ट्रेशन यहीं पर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड से रिस करके जो इसके मटेरियल है, कुछ यूरिक एसिड है, चाहे ये आपका जो हानिकारक पदार्थ है, वह क्या है, हानिकारक पदार्थ रिस करके पहुंचाए किसमें, बाउमेन कैप्सूल में पहुंचाए, ठीक है। जब बाउमेन कैप्सूल में पहुंचाए, यहाँ से निकला होता है आपका ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये आपका ये, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से निकला होता है लूप ऑफ हेनले, ठीक, यहां से निकलता है आपका, ये है आपका लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है। फिर आगे जाकर के फिर यहां पर ये क्या करता है, फिर यहां पर ये स्ट्रक्चर बनाता है आपका एक घुमावदार, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ये आपका जो है ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो देख रहे हैं ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, फिर ये जाकर के खुलेगा आपका ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, ठीक। देख लिया आप लोगों ने कि ब्लड जो है आएगा, ब्लड ये तो ब्लड आएगा इसमें अफरेंट रीनल आर्टरी में, अफरेंट रीनल आर्टरी से आएगा और इफरेंट से जब जा नहीं पाएगा, कम ब्लड जब जा पाएगा, तो यहाँ पर एक दबाव पड़ेगा, दबाव जब पड़ेगा तो होगा क्या कि ब्लड यहाँ पर फिल्टर होकर के पहुंचाएगा बाउमेन कैप्सूल में, बाउमेन कैप्सूल में पहुंचने के बाद पहुंचेगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, शॉर्ट में कहते हैं पीसीटी, और इस पीसीटी में क्या होगा कि मैक्सिमम लगभग 75% आपका 75% जल का, 75% मिनरल्स का, ठीक है, यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। 75% जल और 75% मिनरल का इसकी दीवारों के द्वारा अवशोषण हो जाता है। जो ब्लड में आपके मिले हुए हैं ना, जो ब्लड में मिले हुए पोषक तत्व है आपके, तो उन पोषक तत्वों में से 75% मिनरल्स, 75% जल, 75% है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के रूप में अमीनो एसिड का, ठीक है, यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। उसके बाद फिर पहुंचता है ब्लड, किसमें पहुंचता है, लूप ऑफ हेनले में। तो ये जो लूप वाला भाग है, ये जो लूप वाला भाग है, ठीक है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यू लाइक स्ट्रक्चर ना, हेयर पिन जैसे हेयर पिन लगाते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे होता है, तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें पहुंचेगा। तो 5% इसमें भी, 5% जल का और कुछ मिनरल्स का यहाँ पर भी अवशोषण हो जाता है। अब यहाँ से जो बचता है वो पहुंचता है किसमें, आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में जाते जाते बचता क्या है, 19% जल बचता है। यहाँ पर 19% जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। यहाँ पर 19% जल का अवशोषण डीसीटी में होता है, ठीक।
तो ये देख रहे हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, एक नेफ्रॉन्स का भाग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुल रहा है, दूसरा नेफ्रॉन्स मान लीजिए यहाँ से निकला इसमें खुल जाएगा, तीसरा यहाँ खुल जाएगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां, सातवां, ऐसे खुल करके किडनी में सब ब्लड की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है कि अब इतने जल का अवशोषण यहाँ पर होता है, यानी कि सारे मिनरल्स का अवशोषण हो गया, बचा क्या हुआ है, जल बचा हुआ है। अब जल और वह यूरिया आपका निकलेगा मूत्र के रास्ते, आपका शरीर से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। होता क्या है कि जब कभी कंडीशन खराब होती है, यानी किडनी जब कहते हैं खराब हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्मोन्स के प्रभाव से होता क्या है, इसी 19% जल का अवशोषण नहीं हो पाता। जब 19% जल का अवशोषण यहाँ ज्यादा नहीं हो पाएगा तो मूत्र में क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। मूत्र क्या, जब अवशोषण नहीं हो पाएगा तो यानी कि पानी ज्यादा बाहर निकलेगा, पानी ज्यादा बाहर निकलेगा तो यूरिन बार बार जाएंगे, बार बार यूरिन जाएंगे, और ज्यादा यूरिन करने से हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो क्या होता है, जिससे ग्लूकोज शॉक लगता है, चक्कर आएगा और बेहोशी आएगी, ग्लूकोज की कमी यानी कि कमजोरी हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन ये हो गया कि अगर इसमें क्या हुआ, जल का ज्यादा अवशोषण हो गया, इस 19% जल का ज्यादा अवशोषण हो गया, तो जब ज्यादा अवशोषण हो जाएगा तो मूत्र ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा मूत्र, तो क्या होगा, उसे ही कहते हैं हम कि डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो ये डायबिटीज का एक लक्षण बनता है। तो डायबिटीज भी जो होता है ये अभी किसके कारण होता है, ये हार्मोन्स के प्रभाव से, आपको हार्मोन्स में बताया जाएगा होता क्या है, हार्मोन्स के प्रभाव से होता है। लेकिन ये जो 19% जल है यहीं पर डीसीटी वाले भाग में ही डिपेंड करता है कि डीसीटी वाले भाग में कम सिक्रीशन हुआ है इस जल का, तो जल ज्यादा निकलेगा मूत्र के रास्ते, ग्लूकोज की कमी शरीर में होगी, और ज्यादा सिक्रीशन होगा तो जल कम निकलेगा, मूत्र गाढ़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, तब कहा जाता है क्या कि डायबिटीज हो गया है। अगर हो गया डायबिटीज तो ये देख लीजिए, आपका ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर था, बना लीजिएगा इस नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को। ठीक है, आपका एफरेंट रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड आता है, यहाँ पर प्रेशर के द्वारा छन जाता है, छन करके बॉमन कैप्सूल में, बैमन कैप्सूल से पहुंचता है पीसीटी में, पीसीटी के दीवारों के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ये चीज इसमें होता क्या, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, चयनात्मक पुनरावशोषण होता है। इस नलिका वाला जो भाग है ना, इस नलिका वाले भाग में चयनात्मक पुनरावशोषण, यानी चयन करके पुनरावशोषित करते हैं, जिसकी जरूरत रहती है उसको अवशोषित, जिसकी जरूरत नहीं है भैया आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पुनरावशोषण होता है, इसका पुनरावशोषण को करके, जैसे आपको उन कक्षनों में कोशिका बताया गया होगा, तो इसी प्रकार से इसमें पुनरावशोषित होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी में मिनरल्स का, जल का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। फिर 5% जल का यहाँ पर अवशोषित होता है, फिर 19% जल का यहाँ पर अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये बता दिया हमने कि ये जो स्ट्रक्चर था ये था, ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर था, ये क्या था, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर था, जिसके द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन, यहाँ से ब्लड आया, ब्लड फिल्टर हो गया, और यहाँ से जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, आपका यूरिन निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, फिगर को मिटा रहे हैं, ये हो गया नेफ्रॉन। अब इसके बाद क्या है, हो जाता है कभी कभी जब यह कंडीशन जो हम बताए हैं कि जल का अवशोषण कम हो गया या जल का अवशोषण ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में होता है जो बीमारी, तब किडनी काम करनी कर देती है बंद, और तब हमको कराना पड़ता है क्या, डायलिसिस कराना पड़ता है। ठीक है, तब हमको कराना पड़ता है डायलिसिस कराना पड़ता है। तब ये जो डायलिसिस वाला कंडीशन जो होता है, तो डायलिसिस जो होता है क्या होता है, डायलिसिस में होता है कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित जो एक कृत्रिम वृक्क होता है, मशीन होती है जो सेम टू सेम किडनी के तरह ही काम करती है। वह कृत्रिम वृक्क कहाँ की जाती है, इंजेक्ट की जाती है, यहाँ पर आपका ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेट करके नलिका, एक नली लगाई जाती है, यहाँ पे डायलिसिस में एक नली लगाई जाती है, इस जगह पे आपको बताया ना यहाँ वाले भाग में होता है किडनी, तो यहाँ पर आपकी एक नली लगाई जाती है, और वह जो है आपका जो ओरिजिनल किडनी है, किडनी से जोड़ दिया जाता है, और वहां से आपका ब्लड का फिल्टरेशन, वह ब्लड पहुंचता है कृत्रिम वृक्क में, और कृत्रिम वृक्क से बाहर जो है उसका फिल्टरेशन हो जाता है। परासरण दाब जो आपका ब्लड का आपका किडनी में होगा, वही परासरण दाब आपका बाहर भी होता है। ठीक है, होता क्या है कि वो उसका ब्लड का फिर फिल्टरेशन हो जाएगा बाहर, और फिर फिल्टर करके बाहर उसकी दोबारा एक नली निकली होती है शरीर के अंदर, फिर वो किडनी में भेज दी जाती है, और किडनी से फिर पूरे शरीर में ब्लड
क्या होता है, फिर किडनी में भेजी जाती है, किडनी में भेजने के बाद मूत्र का निर्माण होता है और ब्लड क्या होता है पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो ये कहलाता है आपका डायलिसिस कहलाता है, कृत्रिम वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण या ब्लड का फिल्टरेशन डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, डायलिसिस क्या है, कृत्रिम वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण और ब्लड का फिल्टरेशन क्या कहलाता है, डायलिसिस। ये हुआ है आपका मानव में उत्सर्जन फिनिश। इसके बाद अगर पौधों की बात किया जाए, पौधों में उत्सर्जन की बात किया जाए तो हमने प्रकाश संश्लेषण देखा था, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में उत्सर्जन देख लीजिए। पौधों में उत्सर्जन, तो पौधों में उत्सर्जन में हमने प्रकाश संश्लेषण देखा था। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता था, आपका ऑक्सीजन बनता था। तो ऑक्सीजन भी तो निकलता था ना, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पौधे में क्या हो गया, ज्यादा लेकर के क्या करेगा, पौधे को भोजन किसके से बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाना है। तो उसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, तो ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया आपका पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉरी ऑक्सीजन हो गया। बहुत सारे पौधों में आप देखे होंगे, सेकंड पॉइंट नंबर लीजिए, बहुत सारे पौधों में देखे होंगे कि हमेशा उनके क्या होता है, पौधों के द्वारा गोंद कुछ गम्स निकला होता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, गोंद निकलता रहता है, वो भी उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है पौधों में से। ठीक है, उसके बाद देखे होंगे तीसरा बताए थे कि जो पौधों में जो पानी होता है पत्तियों में, वह पानी क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पानी भी बहुत अधिक हो जाएगा, तो पौधे के लिए नुकसानदायक है, कम भी नहीं होना चाहिए। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पानी भी ऊपर उड़ जाता है। यानी कि अल्टीमेटली कह करके पौधे से जो चीजें बाहर निकल रही हैं, तो देखे उसमें भी पौधों में भी उत्सर्जन हो रहा है। कोई खास प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अगर हम क्या है उत्सर्जन की बात करेंगे तो हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है उसके लिए, अगर हम पौधे फिर उत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ये जो है पौधे में उत्सर्जन है, पौधे में उत्सर्जन का भी ये चीजें, ये उत्सर्जित चीजें हैं, इनका कोई खास प्रक्रिया नहीं है, इसलिए कोई खास इनको बस बता दिया हमने आपको कि ऑक्सीजन भी निकलता है, आपका क्या है कि गोंद भी निकलता है, उससे आपका पानी भी निकलता है, सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है पौधों के लिए। मनुष्य का उत्सर्जन, अंग उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जन करने का तरीका आपको बता दिया। अगर कहीं से कोई दिक्कत होता है आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, बेहिचक पूछ लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।